नमस्कार। यूनिवर्सिटी एकेडमिया के अगले भाग में आपका स्वागत है। देखिए, अभी तक हमने जहाँ पे बात की थी ट्रांसफार्मर की, इसमें हमने आपको सब कुछ बता दिया था। बस एक चीज़ जो है उसमें बाकी रह गई थी, वो ये था प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट ऑन लोड कंडीशन। मैंने आप लोगों से बताया था कि अभी ये ज़्यादा सिलेबस में पूछा नहीं आता, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा सिलेबस आपका चेंज हो गया है और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आने लग गए हैं, क्योंकि मशीन का बहुत ही वाइड पार्ट है और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ही मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो अब उसके बारे में पूछा जाने लग गया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में समझ लीजिए क्या है। ट्रांसफार्मर के बारे में जो हमने बात की थी वही है। उसका जो ऑन लोड कंडीशन का जो फेजर डायग्राम है, मेनली हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का एक इक्विवेलेंट सर्किट है। देखो इधर इक्विवेलेंट सर्किट है, तो ये हमको पता है कि ये हमने सप्लाई दे रखी है। ठीक है, ये है सप्लाई आपकी, ये यहाँ पे करंट जाती है। मान लो यहाँ से I1 गई, I1 दो पोर्शन में टूटती थी, हमने बनाया था एक I0 में और एक I1 डैश में, और यहाँ पर लोड लगा होता था। ठीक है, इसमें करंट जाती थी I2, ठीक, और इसका जो वोल्टेज होता था ये होता था V2, इसके वोल्टेज को मान लो V1। जो हमारा MMF होता है, MMF का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू आई। ठीक, हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि MMF जो है हमारा, उसको हम कहते हैं N इंटू आई। तो प्राइमरी साइड का MMF और सेकेंडरी साइड का MMF एक दूसरे के बराबर होता है। यानी सिचुएशन बनती है हमारी N1I1 इक्वल टू N2I2। ये ट्रांसफार्मर के बारे में लिखा जाता है। अगर हम इसको इक्वल के इधर लेकर आते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसे बनती है, N1I1 माइनस N2I2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी में सेकेंडरी में। ठीक, लेट सपोज यहाँ पे हमने 3 फेरे देखे, हमको यहाँ 2 दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम है और इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं। समझने के लिए तो मान लेते हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। तो यहाँ पर माइनस, देखिए इक्वल के इधर लेकर जाएंगे तो ये सिचुएशन बनती है। ये सोचने वाली चीज़ है, इसी से फेजर डायग्राम बनता है। आप लोग ने ये तो पढ़ा होगा, इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया। नंबर ऑफ टर्न कभी माइनस में हो नहीं सकते। क्या माइनस में हो सकता है, करंट। और करंट किस चीज़ की वजह से पैदा होता है, फ्लक्स। करंट की वजह से ही फ्लक्स जनरेट होता है। आपने वोल्टेज दे दिया, करंट दे दिया, फ्लक्स जनरेट होता है उसी की वजह से। यानी जो सेकेंडरी में जो भी चीज उत्पन्न होती है, जो भी एमएमएफ सेकेंडरी में उत्पन्न होता है, वो प्राइमरी में उत्पन्न होने वाले एमएमएफ का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। ठीक है, यानी अगर प्राइमरी में जो वोल्टेज हम लेंगे, सेकेंडरी में उस वोल्टेज का फेजर डायग्राम जस्ट अपोजिट होगा। यानी प्राइमरी में जो करंट होगी वो सेकेंडरी में होने वाली करंट के जस्ट अपोजिट होगी। अब एक चीज आपको याद रखनी चाहिए, ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने पढ़ा था आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में ये पोर्शन नहीं होता था, क्योंकि ये क्या है, कोर लॉस का कंपोनेंट है। ये हमने आपको इक्विवेलेंट सर्किट वाले सेक्शन में बताया है। ये बात अगर ना समझ में आ रही हो तो इक्विवेलेंट सर्किट वाला एक बार पूरा लेक्चर देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। कोर लॉस का कंपोनेंट होता है, लॉस होते नहीं है। तो जो I1 होता है वही I1 डैश होता था हमारे में, और सेकेंडरी की जो करंट होती है वो इसकी वजह से उत्पन्न होती है, इसकी वजह से नहीं। अगर मान लो ट्रांसफार्मर ऐसा है जो कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, मान लो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है और उसमें लोड नहीं है। अगर लोड नहीं है तो सेकेंडरी में कोई करंट नहीं होगी। सेकेंडरी में कोई करंट नहीं होगी तो प्राइमरी में इन दोनों में से कौन सा करंट नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी में ये करंट है, उसी को अपोज करने के सेकेंडरी में करंट आती है। ठीक है, अगर सेकेंडरी में करंट नहीं है तो इसका मतलब प्राइमरी में ये वाला करंट नहीं होगा, I1 डैश नहीं होगा, कोर वाला होगा। क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जब विदाउट लोड कंडीशन में रहता है, जिसमें कोई लोड ना लगा हो, तो भी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के कोर में तो लॉस होते ही हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। तो लॉस होते हैं, तो जो भी करंट वो यूज करता है ना, वो कोर लॉस के लिए यूज करता है, कोर के लिए यूज करता है। सेकेंडरी में कोई सप्लाई नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी ओपन है, उसका नो लोड कंडीशन है। लेकिन जब जैसे हम उस पर लोड लगा देते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, तो ये तो जो अपना यूज कर रहा है कोर, वो तो करेगा ही करेगा, प्लस I1 डैश एक और जनरेट हो जाता है। इस I1 डैश की वजह से I2 होता है। तो हम लोग जब नो लोड कंडीशन में बना रहे थे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन, तो उसका फेजर डायग्राम कैसे था, देखिए उसका फेजर डायग्राम आपको याद होगा। उसमें ये था फ्लक्स फाई, ये प्राइमरी का
वोल्टेज V1 हमने क्या बताया था सेकेंडरी का, उसके जस्ट अपोजिट होगा V2, ठीक है। उसके बाद करंट हमने क्या बोला था आपको, अगर नो लोड कंडीशन है तो नो लोड कंडीशन में I2 होगा ही नहीं, लोड कंडीशन में तो I2 होगा ही नहीं, ओनली क्या होगा, ओनली I1 होगा, जो किसके बराबर होगा, I0 के बराबर होगा। तो वो सिचुएशन होगी ये वाली, I1 इक्वल टू I0, और प्राइमरी अरे वोल्टेज और उसके बीच के जो एंगल होगा वो होगा ये थीटा, V1 I1 cos θ1, ठीक, ये I0। अच्छा, जब हम लोगों ने आइडियल ट्रांसफॉर्मर लिया था, ये क्या है आपका, ये है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड। अब ध्यान दो, जब हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर लिया था तो उसमें क्या हुआ था, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आपको अच्छी तरह से पता है कोर लॉस कंपोनेंट होता नहीं है, लॉस वाला कोई कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जो I1 होता है वही I1 डैश होता है, सेम चीज, ये नहीं होता। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर जब नो लोड पे होता है तो ये नहीं होता। आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जब बात आती है लोड पे, नो लोड पे नहीं, लोड पे, आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट ऑन लोड की जब बात आती है उसमें ये नहीं होता है, क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में लॉस कंपोनेंट नहीं होगा, तब ये होता है, यानी उस समय I1 डैश के बराबर होता है। तो अगर हम उसका बनाएंगे डायग्राम तो क्या बनाएंगे, ये है आपका फ्लक्स फाई, ये है V1, उसी का अपोजिट ये है आपका V2, हमने क्या बोला था, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में I0 नहीं होता, तो जो आपका I1 है वही I1 डैश होता है। तो इसलिए हम इसको बनाते हैं I1, जो कि I1 डैश कह लीजिए आप, हालांकि I1 डैश ऐसा कोई टर्म उसमें नहीं होता, बट I1 ही I1 डैश है इसमें, यानी वो करंट जो सेकेंडरी में करंट पैदा करने के लिए आवश्यक है, ये वो कंपोनेंट है प्राइमरी का जिसकी वजह से सेकेंडरी में करंट पैदा होता है ड्यू टू लेंज लॉ, उसका अपोज करने के लिए, ठीक है ना। और हमने आपको बोला था कि I2 जो होती है इसकी जस्ट अपोजिट होती है, यानी जो ये होगा उसी के जस्ट अपोजिट होगी I2। ये है आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट ऑन लोड का, ऑन लोड कंडीशन। आप सोच रहे होंगे ये सब तो बता चुके हैं, इसके बारे में क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि अब जो बताने जा रहे हैं ना वो इन दोनों फेजर डायग्राम को रिलेट करके बनेगा। एक वाले में I0 है, एक वाले में I1 डैश है, सिचुएशन अलग अलग है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एट ऑन लोड कंडीशन। ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर भी है और ऑन लोड कंडीशन भी, यानी जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है करंट की सब है उसके अंदर, उसमें I0 भी है, उसमें I1 डैश भी है, I1 I2 सब है उसके अंदर, ठीक है। तो अब हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखो क्या है, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एट ऑन लोड कंडीशन, हेडिंग नीचे डाल देते हैं, उसी का बना रहे, समझ जाना यार, तुम लोग बार बार मार्कर ही चेंज करते रह जाएंगे। फ्लक्स ले लो फाई, दिख रहा है, एक मिनट जरा चेक कर लूं, लेट मी चेक, हाँ दिख रहा है, ठीक है। फ्लक्स ले लो फाई, फाई फ्लक्स हो गया, V1 V1 आ गया आपका, उसके जस्ट अपोजिट आया आपका V2, बताया ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद I0, देखो I0 भी होगा, I1 डैश भी होगा, और ये क्या होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट होता है ये। तो बनाओ इसको भैया, इसमें I0 भी होगा और I1 डैश भी होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है ना वो होता है आपका I1। बात समझ में आ रही है, इन दोनों में एक में ये है, एक में ये है, अभी तक रिजल्टेंट की बात ही नहीं आई थी, अब आई है क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है। अब एक चीज बताओ, इसमें सेकेंडरी करंट भी है, I2 जो है ये किसके ऑपोजिट होगा, I0 के, I1 के या I1 डैश के। I2 प्राइमरी वाले करंट का अपोजिट होता है ना, लेकिन लेंज लॉ के हिसाब से मैंने अभी क्या समझाया था आप लोगों को, I2 हमेशा उसके ऑपोजिट होता है जिसकी वजह से वो पैदा हो रहा है।
वो इसकी वजह से पैदा हो रहा है, ना कि इनकी या इनकी। ये मेन कारण है उसका। देखो प्राइमरी वाले में I0 था, जो प्रैक्टिकल वाले ऑन नो लोड कंडीशन में तो I0 था, तो I2 था ही नहीं, इसलिए आया ही नहीं। आया कब? जब I1 डैश की बात आई। तो हमेशा जब तीनों करंट होंगे तो वो हमेशा जो सेकेंडरी का आपका जो करंट होता है I2 वो I1 डैश के अपोजिट होगा, ना कि I1 के। ध्यान रखना इस चीज का, इसीलिए इसका बनेगा इसके ऑपोजिट होगा। ब्लैक पेन से कर देते हैं तो याद रहेगा तुम लोग को। इसके ऑपोजिट होगा I2, I1 डैश के एकदम 180 डिग्री एंगल बनेगा इनके बीच में। ये है आपका डायग्राम। और जो एंगल है V1 और I1 के बीच का वो एंगल होगा ये θ1, ये θ1। ठीक है, ये है आपका प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। अगर इसमें पूछा जाए कि I1 आपका क्या है, तो I1 इज नथिंग बट द, इन दोनों के बीच का I1 डैश का स्क्वायर प्लस I0 का स्क्वायर प्लस 2I1 I0 कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, इन दोनों के बीच का I1 डैश और I0 के बीच का एंगल हम थीटा मान रहे हैं। इसको हमने θ1 माना है, V1 और I0 के बीच के एंगल को। V1 और I1 के बीच के एंगल को θ1 माना है, I1 डैश और I0 के बीच के एंगल को थीटा माना है। तो ये फॉर्मूला होता है। अगर थीटा यानी ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो यहां पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बस बचेगा सिर्फ इतना। ठीक है ना। और I0 हम लोग को अच्छी तरह से पता है, I0 दो भाग में विभाजित होता है। कौन कौन सा? एक होता है IW, एक होता है I मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, IM या I म्यू, अपना अपना तरीका है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? I0 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IW स्क्वायर प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का स्क्वायर। कहीं कहीं पे IM होता है, कहीं कहीं पे I म्यू होता है। हो सकता है मैंने कभी इसको I म्यू यूज किया हो, आज IM यूज कर दे रहे हैं, तो टेंशन ना लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये है फेजर डायग्राम, ये है फेजर डायग्राम। दिस इज द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट ऑन लोड कंडीशन फेजर डायग्राम। ठीक है, ये है पूरा यहां से यहां तक। ये था आपका प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट ऑन लोड फेजर डायग्राम। ध्यान से देखो, अब आपके सारे फेजर डायग्राम कंप्लीट हो चुके हैं ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जब बात करेंगे तो उसके न्यूमेरिकल्स की कुछ बात करेंगे, बाकी हर एक चीज की हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो यहां पे आने से पहले आप प्रीवियस वीडियोस जो भी हैं ट्रांसफार्मर के वो देख के आइएगा। सॉरी, ओके। थोड़ी तबीयत गड़बड़ है तो इसको थोड़ा सा वो ध्यान में दीजिएगा। चलिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्कार।